मम्मी खाना दे दो। पापा गोवा जाने की परमिशन दे दो। सी हाउ आई एग्जैक्टली न्यू कि किससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है। अगर लेकिन प्रॉब्लम फंडामेंटल राइट्स की हो तो आप किसके पास जाएंगे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 दिया हुआ है जो डिफाइन करता है स्टेट को और बताता है स्टेट के बारे में 3 बातें। पहली, सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट होगा स्टेट। दूसरा कहता है कि स्टेट की गवर्नमेंट्स और स्टेट के लेजिस्लेचर्स भी आएंगे स्टेट के डेफिनेशन में। और तीसरा कहता है लोकल या अदर अथॉरिटीज़। अब लोकल अथॉरिटी तो वर्ड में फिर भी क्लैरिटी है जहां पर हम लोकल गवर्नेंस के टूल्स को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अदर अथॉरिटीज़ बहुत ही एम्बिगियस टर्म है और इस एम्बिग्विटी को क्लियर करने में दर्जनों केस लग गए इंडियन जुडिशरी को। लेकिन इन सारी जजमेंट्स को हम आज 5 मिनट में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट केस से, जहां क्वेश्चन उठा कि क्या यूनिवर्सिटी एक स्टेट होगी, और ये सवाल उठा यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई के केस में। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगी क्योंकि वो एसिडम जनरस नहीं है। अब एसिडम जनरस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दिए कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स, यानी कि कुछ प्याज और आलू और साथ में कुछ एप्पल और ऑरेंजेस। तो आपको पता है कि अगर ये सब चीज़ें मिक्स्ड हैं तो आपको इन्हें किस तरीके से सेपरेट करना है। आप ऑब्वियसली एप्पल्स को एक जगह, ऑरेंजेस को एक जगह और साथ में आलूओं को एक जगह और प्याज को एक अलग जगह रखेंगे, क्योंकि कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं। इसी सेपरेशन को कहा जाता है एसिडम जनरस, यानी कि एक जैसी चीज़ें एक साथ और अलग चीज़ों को अलग कर दिया जाए। क्योंकि यूनिवर्सिटी आर्टिकल 12 में बताई गई बाकी बॉडीज़ जैसा कोई भी फंक्शन डिस्चार्ज नहीं करे थे, यानी कि ना तो लॉ मेकिंग का काम करे थे ना ही लॉ एनफोर्समेंट का काम करे थे, इसीलिए वो आर्टिकल 12 में बताई हुई बॉडी के साथ में एसिडम जनरस नहीं थे और इसीलिए यूनिवर्सिटीज़ को स्टेट मानने से इनकार कर दिया गया। सेकेंड केस आया उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जहाँ पर कोर्ट ने जो एसिडम जनरस का डॉक्ट्रिन था उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर केस आया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का, जहां पर कोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा कि अगर कोई बॉडी किसी लॉ के द्वारा बनी हुई है या फिर संविधान के द्वारा बनाई गई है तो फिर वो स्टेट के डेफिनेशन में जरूर आएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स फंक्शन। फिर केस आया सुखदेव वर्सेस भगत का, जहां पर कोर्ट ने प्रीवियस वर्डिक्ट को अपहेल्ड करते हुए कहा कि कोई भी बॉडी हो उसकी हम ओरिजिनेशन देखेंगे, यानी कि वो कहाँ से बनी है या किस तरीके से एनैक्ट हुई है, ना कि उसका फंक्शन। और इसी जजमेंट में कोर्ट ने ओएनजीसी और एलआईसी जैसी बॉडीज को स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट किया। फिर केस आया आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का, और ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ क्योंकि इस जजमेंट में कोर्ट ने एक नया टर्म इजाद किया और कहा कि हम जब भी किसी बॉडी को स्टेट के तौर पर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है उस पर गवर्नमेंट का, यानी कि अगर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा डिग्री ऑफ कंट्रोल है उस पर्टिकुलर बॉडी के फंक्शनिंग में तो उसे स्टेट के एम्बिट में ले लिया जाएगा। साथ ही में एक और चीज़ देखी जाएगी और वो है कितना फाइनेंशियल असिस्टमेंट उस बॉडी को मिल रहा है स्टेट से। अगला केस आया सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहां पर पहली बार कोर्ट ने 5 टेस्ट प्रेस्क्राइब करे और इन टेस्ट में से पहली बात थी फंड्स कितने मिल रहे हैं उसे स्टेट से, दूसरा फंक्शनल कैरेक्टर कैसा है उस बॉडी का, तीसरा प्लेनरली कंट्रोल कितना है, चौथा हिस्ट्री ऑफ फंक्शन क्या है, यानी कि क्या वो फंक्शन पहले कोई स्टेट बॉडी एनफोर्स कर रही थी या डिस्चार्ज कर रही थी, अगर वैसा ही फंक्शन कभी कोई स्टेट डिस्चार्ज कर रहा था तो हम उस बॉडी को स्टेट के एम्बिट में मान लेंगे। पांचवा था इफ एनी अथॉरिटी और कमांड वाज प्रेजेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेट, यानी कि क्या स्टेट का कोई भी अथॉरिटी या कमांड इस बॉडी के ऊपर है या नहीं। और आखिरी केस है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीद का, जहां पर जजमेंट में 6 टेस्ट प्रेस्क्राइब करे गए आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी बॉडी को एज अ स्टेट। पहला टेस्ट था कि शेयर कैपिटल में कितना होल्ड है गवर्नमेंट का, दूसरा टेस्ट था कि कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है या मिल भी रही है या नहीं, और तीसरा टेस्ट है इज द फंक्शन ऑफ सच नेचर इन विच द स्टेट हैड इट्स मोनोपोली, यानी कि क्या जो फंक्शन अब डिस्चार्ज किया जा रहा है उसमें कभी स्टेट की मोनोपोली रही है। चौथा है डीप एंड परवेजिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट, यानी कि क्या उस बॉडी के फंक्शन पर स्टेट का डीप और परवेजिव यानी कि बहुत ही परसुएसिव कंट्रोल है या नहीं। पांचवा है फंक्शन ऑफ कॉरपोरेशन, कि कॉरपोरेशन क्या फंक्शन डिस्चार्ज कर रही है।
क्या वो फंक्शन कभी कोई डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट डिस्चार्ज करता था? और छठा और आखिरी टेस्ट है कि क्या स्टेट के ही किसी फंक्शन को ट्रांसफर करके इस बॉडी को दे दिया गया है, जिसके ऊपर क्वेश्चन है कि क्या वो स्टेट के डेफिनेशन में आती है या नहीं। सो इसी के साथ में स्टेट का डेफिनेशन सम अप हो जाता है। आई होप आप सबको क्लैरिटी मिली होगी कि स्टेट का डेफिनेशन क्या है, एंड अगर नहीं तो प्लीज़ एक बार आर्टिकल 12 को ध्यान से पढ़िएगा और साथ में इन जजमेंट की सीरीज़ को भी देखिएगा। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट।